नमस्कार दोस्तों। आज की हिंदी की पहली कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बिना किसी बातचीत के आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। चलिए, तो हम आज बात करेंगे हिंदी भाषा का स्वरूप एवं विकास। तो हिंदी भाषा का स्वरूप एवं विकास की बात करने से पहले हम भाषा की बात करते हैं कि भाषा क्या है। तो भाषा का निर्माण भाष धातु से हुआ है। किससे? भाष धातु से। तो इसका अर्थ क्या है? वाणी की अभिव्यक्ति। वाणी की अभिव्यक्ति भाषा कहलाती है। अब इसकी परिभाषा की बात करें तो सामाजिक मनुष्यों के बीच विचारों या भावों का आदान प्रदान करना, यानी कि सामाजिक मनुष्यों के बीच विचारों या भावों का आदान प्रदान जिस माध्यम से किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। अब परिभाषा के तहत सामाजिक मनुष्यों के बीच विचारों को भावों का आदान प्रदान कैसे? जैसे एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य जिस प्रकार बात करता है तो वह अपने जो भी विचार या भाव दूसरे व्यक्ति के सम्मुख रखता है, तो वह जिस माध्यम में रखता है उसे भाषा कहते हैं। अब भाषा की बात करें तो भाषा 3 रूपों में हमारे सामने आती है। लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। अब लिखित भाषा की बात करें तो ये जो आप अभी पढ़ रहे हैं ये लिखा हुआ है, तो ये क्या है? लिखित भाषा है, क्योंकि ये लिखा हुआ है। मौखिक भाषा जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिस माध्यम से आपसे अभिव्यक्त कर रहा हूँ, ये क्या है? ये मौखिक भाषा। और सांकेतिक भाषा जैसे किसी ने आपसे बोला कि भाई कहीं चलना है, तो आप उसको सिरलाक कहते हैं, हाँ हाँ चलना है, या मने या सिरलाक के मने भी कर देते हैं कि नहीं जाना। या फिर आप हाथ से कहते हैं कि इधर आना, या आप जैसे बाय करते हैं, तो ये भी क्या है? एक सांकेतिक अभिव्यक्ति है। ठीक है। अब भाषा या विषय में अंतर की बात करें तो भाषा तो आप पढ़ चुके हैं कि भाषा क्या है? वाणी की अभिव्यक्ति है। अब विषय की बात करें तो विषय क्या है? जिसके बारे में बात की जाए। विषय क्या है? विषय के बारे में बात की जा सकती है। क्या? अध्ययन की एक शाखा है। अलग अलग विषय होते हैं तो उसमें एक शाखा है। विषय का क्या है? शीर्षक या पहलू भी होता है। ठीक है। अब भाषा की विशेषता की बात करें तो भाषा क्या है? भाषा प्रतीकात्मक होती है, प्रतीक व्यक्त करती है। भाषा ध्वनि में होती है, क्योंकि ध्वनि के माध्यम से ही भाषा की अभिव्यक्ति की जा सकती है सही माध्यम में। मनुष्य से संबंधित होती है। इसमें मनुष्य से संबंधित होने के साथ साथ पशु पक्षी से भी हो सकती है, क्योंकि पशु पक्षी भी कुछ माध्यम में बात करते हैं, तभी तो एक दूसरे की भाषा समझ सकते हैं। भाषा क्या परिवर्तनशील होती है। क्या आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाएंगे, कहा जाता है ना कि 4 कोस पे बदले पानी, 8 कोस पे पानी। तो भाषा क्या परिवर्तनशील होती है। भाषा क्या है? क्षेत्रीय सीमा होती है। एक क्षेत्र विशेष की अपनी बोली, अपनी भाषाएं ये होती है। अब सरलता एवं पूर्णता की दिशा में गतिशील होती है। क्या भाषा आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो भाषा बहुत ही आराम से मतलब चेंज हो जाती है। आप अगर इससे किसी संबंधित मतलब आसपास के इलाके में जाओगे तो भाषा आप मतलब समझ सकते हैं वहाँ की भाषा है। अब सांस्कृतिक विकास या पतन से संबंधित भाषा सांस्कृतिक विकास या पतन से संबंधित भी होती है, क्योंकि पुरानी भाषा से नई भाषा का निर्माण होता है। ठीक है। अब भाषा के रूप की बात करें तो प्रत्येक देश में भाषा के मुख्यतः कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं। ठीक है। कौन कौन से होते हैं? एक होती है बोली, एक होती है परिनिष्ठित भाषा और तीसरी होती है राष्ट्रभाषा। ठीक है। अब बोली की बात करें तो बोली क्या है? भाषा के जिन रूपों का प्रयोग साधारण जनता अपने समूह या घरों में करती है। कहाँ पे? समूह या घरों पे। जैसे कि आप अपने घर पे या अपने दोस्तों से जिस भाषा में बात करते हैं वो क्या है? आपकी बोली है। अब इसका उदाहरण क्या है? खड़ी बोली। ठीक है। अब आते हैं परिनिष्ठित भाषा। अब परिनिष्ठित भाषा क्या होती है? किसी बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है, यानी कि जब उसमें व्याकरण भी आ जाता है, किसी बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तो वह परिनिष्ठित भाषा कहलाती है। ठीक है। अब राष्ट्रभाषा की बात करें। परिनिष्ठित परिनिष्ठित भाषा के अंतर्गत आप हिंदी भी रख सकते हैं, क्योंकि हिंदी का व्याकरण है। संस्कृत रख सकते हैं, इंग्लिश रख सकते हैं। ठीक है। अब आती है राष्ट्रभाषा। किसी देश की परिनिष्ठित भाषा जब व्यापक रूप से बहुसंख्यक जनता द्वारा, किसके द्वारा? बहुसंख्यक जनता द्वारा
ठीक है। बहुसंख्यक जनता द्वारा व्यवहार में ग्रहण कर ली जाती है, तो आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर राष्ट्रभाषा का स्थान पा लेती है। ठीक है। यानी कि किसी भी देश की भाषा, देश की परिनिष्ठित भाषा यानी कि व्याकरण संबंधित, जब बहुसंख्यक जनता द्वारा व्यवहार में ग्रहण कर ली जाती है, तब आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर राष्ट्रभाषा के स्थान पा लेती है। ठीक है। अब हम हिंदी भाषा के प्रादुर्भाव की बात करते हैं। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कब से? 1500 से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब इस अवधि में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। कब? हिंदी वो प्राचीन आर्य भाषा के काल में। ठीक है। तो इस अवधि में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। संस्कृत के कितने रूप थे? एक थी वैदिक संस्कृत और एक थी लौकिक संस्कृत। ठीक। अब संस्कृत कालीन बोलचाल की भाषा कालांतर में परिवर्तित होकर पाली के रूप में, क्या है, पाली के रूप में विकसित हुई और इसका समय 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक है। देखिए, मैं आपको भाषा की बात करूं तो भाषा क्या है? पहले संस्कृत थी। ठीक है। अब संस्कृत के बाद क्या है? दो भाषाएं, संस्कृत के दो रूप हुए, एक थी वैदिक संस्कृत और एक थी लौकिक संस्कृत। ठीक है। तो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के बाद क्या है? पाली। पाली। ठीक है। पाली के बाद आई प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अवहट्ट और फिर हिंदी आई। तो संस्कृत का बोलचाल की भाषा कालांतर परिवर्तित होगा, किसमें हो गई? पाली में परिवर्तित हो गई। ठीक है। अब पाली का मानक रूप हमें कहाँ मिलता है? बौद्ध साहित्य में उपलब्ध है। तो पाली मतलब जिस समय बौद्ध साहित्य लिखा गया तो पाली में मिलता है। ठीक। कालांतर में पहली ईस्वी तक आते आते पाली की बोलचाल की भाषा विकसित हुई और प्राकृत के रूप में आई। ठीक है। जैसे भाषा, जैसे जैसे भाषा परिष्कृत होती गई, तो पाली से, पाली बोलचाल की भाषा भी विकसित हुई, तो उससे फिर क्या है? प्राकृत में परिवर्तित हो गई। ठीक है। अब इस अवधि में शोरसैनी, पैसाची, ब्राचर, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धवांकी नामक क्षेत्रीय बोलियां विकसित हुई। ठीक है। ये क्या है? क्षेत्रीय बोलियां इस समय में विकसित हुई। अब हिंदी का विकास क्रम की बात करें। ठीक है। हिंदी भाषा के जैसे निर्माण हुआ, तो सबसे पहले क्या आई? संस्कृत आई, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और फिर हिंदी। ठीक है। ये एक क्रम है, यानी कि पहले संस्कृत थी, संस्कृत से फिर परिनिष्ठित होकर पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और फिर हिंदी। ठीक। अब हम अपभ्रंश की बात करें तो ये शोरसैनी अपभ्रंश। अब शोरसैनी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाएं आएंगी? एक पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती और पहाड़ी। ठीक है। जिससे 4 बोलियां निकली हैं। ठीक। बैसाखी की बात करें तो लहंदा, पंजाबी ब्राह्मण अपभ्रंश और सिंधी। ठीक है। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश की बात करें तो मराठी, और मागधी अपभ्रंश की बात करें तो बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया। अब जैसे कि और अर्धमागधी अपभ्रंश की बात करें तो पूर्व हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोली आती हैं? ये 5 बोली आती हैं। ठीक है। तो इनमें कौन कौन सी? एक खड़ी बोली, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। ठीक है। तो ये 5 भाषाएं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अब हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति की बात करें तो वैदिक संस्कृत, ठीक है, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि किसी भी प्राचीन भारतीय भाषा में हिंदी शब्द उपलब्ध नहीं है। ठीक, मतलब जितनी भी वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये जितनी भी प्राचीन भारतीय भाषाएं ना, किसी में भी हिंदी शब्द उपलब्ध नहीं है। तो हिंदी कहाँ से आई फिर? हिंदी ईरानियों की देन है। किसकी देन है हिंदी? हिंदी ईरानियों की देन है। संस्कृत की सा ध्वनि फारसी में हा बोली जाती है। मतलब संस्कृत की जो मतलब संस्कृत की जो सा ध्वनि है, फारसी में उसे हा बोला जाता है। ठीक है।
भारतवर्ष की पश्चिमी सीमा के लगभग जो प्रसिद्ध सिंधु नदी बहती है, यानी कि जो सिंधु नदी बहती है उसे ईरानी हिंदू या हिंद कहते थे। मतलब वो सा को हा कहते थे, सिंधु को हिंदू कहते थे। तो कालांतर में सिंधु नदी के पार का संपूर्ण भूभाग हिंद कहा जाने लगा। और हिंदी की भाषा, ये हिंद है यहाँ पे, हिंदी की भाषा हिंदी कहलाई। ठीक। तो मध्यकालीन अरबी एवं फारसी साहित्य में भारत की संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के लिए क्या है, जवाने हिंदी शब्द का प्रयोग मिलता है। अब हिंदी के नामकरण की बात करते हैं। तो 13वीं सदी के प्रारंभ में, ये यहाँ पे क्या होगा, 13वीं सदी के प्रारंभ में 1228 में फारसी के कवि ओपी ने सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। कब? 13वीं सदी में। ठीक। कहा जाता है कि अमीर खुसरो 1253 से 1325 ईस्वी ने सबसे पहले भाषा या भाका के स्थान पर हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है। अगर आपसे कोई वास्तविक पूछे तो आप किसका नाम लेंगे? अमीर खुसरो। ठीक है। और अमीर खुसरो ने खालिकवारी क्या उनकी रचना है, नामक फारसी हिंदी कोश की रचना की। इस ग्रंथ में भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द कितनी 30 बार और हिंदी 5 बार आया है। ठीक है। अब भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग, भाषा के लिए प्राचीनतम प्रयोग क्या है? सरफुद्दीन के जफरनामा में मिलता है। ठीक है। अब राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा की बात करें तो जिस भाषा में शासन का कामकाज संपादित होता है उसे राजभाषा क्या है? शासन का कामकाज, उसे राजभाषा। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले पंडित मदन मोहन मालवीय ने सुझाया। किसके लिए? भारतवर्ष के लिए। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव, क्या संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा, तो ये प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? गोपाल स्वामी अयंगर ने। ठीक है। अब भारतीय संविधान में हिंदी को कब मान्यता मिली? 14 सितंबर 1949 को। इसी दिन क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी और लिपि देवनागरी है। ठीक है। अब संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुसार राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को क्या है, राजभाषा आयोग के गठन का आदेश जारी किया। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खरे। अब भारत की राजभाषा हिंदी है या अंग्रेजी, इसकी बात करते हैं। ठीक है। तो भारत की राजभाषा हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों है। ठीक है। क्या है? भारत की राजभाषा हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 120 की धारा 1 भाग 17 अनुसार अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन संसद का कार्य हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में किया जाता है। ठीक है। संविधान में आश्वासन दिया गया था कि वर्ष 1965 से सारा कामकाज, मतलब पहले ये सोचा था कि 1965 तक सारा कामकाज हिंदी में होगा, परंतु सरकारी नीतियों के कारण ऐसा ना हो सका। वर्ष 1967 में राजभाषा अधिनियम द्वारा हिंदी के साथ ही अंग्रेजी को सदा के लिए राजभाषा बना दिया है। ठीक है। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि भारत की राजभाषा हिंदी है या अंग्रेजी, तो हिंदी के साथ अंग्रेजी को सदा के लिए राजभाषा बना दिया गया है। अब हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप की बात करते हैं। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से चीनी और अंग्रेजी के बाद इस संसार में हिंदी बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है, यानी कि चीनी और अंग्रेजी के बाद हिंदी का स्थान कौन सा है? तीसरा। ठीक है। विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करते हैं तो विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाओं में हिंदी को स्थान दिलाना और हिंदी का प्रचार प्रसार करना है। तो क्या है इसका उद्देश्य? क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाओं में हिंदी को स्थान दिलाना और हिंदी का प्रचार प्रसार करना है। विश्व हिंदी सम्मेलन क्या है? पहला 10 से 14 जनवरी 1975 को नागपुर भारत में, 11वां मॉरिशस पोर्ट लुई और 12वां फिजी में। ठीक है।
अभी जो भी न्यू लेटेस्ट हो वो आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद।